हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके मन में जो सवाल है कि एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट कब आ रहा है, इसके साथ साथ आपको आंसर दूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि सीबीएसई की जो चेकिंग है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या चेकिंग सच में फिनिश हो चुकी है सारी और रिजल्ट कब आने वाला है, और चेकिंग होती कैसे है, कैसे सीबीएसई आपकी नोटबुक्स जो आंसर शीट आप लिख के भेजते हैं या लिख के आते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, उसके साथ कभी कभी खिलवाड़ करता है। कैसे करता है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बता दूं आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट एग्जाम आप लोगों का 2 अप्रैल मेन एग्जाम, और अगर 2 अप्रैल को लास्ट एग्जाम रहा है हमारा सीबीएसई का, तो एवरेज 10 डेज के बाद इवैल्यूएशन सेंटर पर नोटबुक आएंगी और 10 डेज इवैल्यूएशन में लगेंगे। तो होपफुली अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय 22 अप्रैल जो चेकिंग वर्क है सीबीएसई का वो फिनिश हो जाएगा। 22 अप्रैल तक चेकिंग वर्क फिनिश हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद सारे रिजल्ट को कंपाइल करने में, स्टूडेंट वाइज सेग्रीगेट करने में एंड मॉडरेशन पॉलिसी लगा के रिजल्ट पेश करने में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम सीबीएसई को 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो होपफुली अगर देखा जाए कैलकुलेशन के आधार पर और पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ मे में मिल जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपका सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है, तैयार रहिए ज़रा लड्डू लेकर, बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ आपको, जो आपके मन में सवाल है, सीबीएसई एक्चुअल में आपकी नोटबुक चेक कैसे करता है। आप अपनी नोटबुक दे आए और बहुत सारे टीचर्स आपको हो सकता है शायद ऐसा बोलते हो कि एक काम करना, लास्ट पेज पर जो है तुम अपना नंबर, अपना नाम, अपना रोल नंबर लिखते आना और तुम्हारी नोटबुक हमारे यहाँ ही आती है चेक होने के लिए, और मैं तुम्हें देखूंगा, आप नोटबुक तुम्हारी और पूरे नंबर दे दूंगा। कैसा सच में हो सकता है? इज इट रियली पॉसिबल? जवाब दूंगा इसका। सबसे पहले क्या होता है, आप ये जो पेज, इस पेज से आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित है। ये वही पेज है सबसे पहले आप नोटबुक के अंदर फिल करते हैं, सभी को याद होगा अपना, ठीक है। इसमें आप अपना नेम फिल करते हैं, बहुत टाइम लगता है यार इसको फिल करने में, बहुत एनॉइड रहता है, बहुत इंसान गोले मार मार के थक जाता है यार बहुत ज़्यादा। ये वही वाली नोटबुक का पेज है, ठीक है। ऐसे फिल करते हैं आप, इसमें आप रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड वगैरह फिल करते हैं, इधर भी कुछ डिटेल फिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद सीबीएसई क्या करता है, यहाँ से इस पेज को टिरअप फाड़ देगा, ठीक है। फाड़ने के बाद क्या कर रहा है सीबीएसई, ये क्या कर रहा है, तो एक्चुअल में सीबीएसई क्या करता है, इसकी कोडिंग करता है। कोडिंग का मतलब क्या है, ताकि कोई भी टीचर किसी बच्चे का नाम, किसी बच्चे का रोल नंबर पहचान ना पाए, इसलिए कोडिंग कर दी जाती है। कोडिंग में क्या होता है, इधर एक स्लिप लगा दी जाती है, अभी दिखाऊंगा क्या स्लिप होती है, और इधर भी एक स्लिप लगा दी जाती है। स्लिप का नंबर सेम होता है, ठीक है। साथ में सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो लिखा होता है, और किस बैग में वो शीट जाएगी वो लिखा होता है, ठीक है। डिटेल होती है। अगले पेज पे दिखाता हूँ कैसी होती है स्लिप, ऐसी होती है स्लिप, ठीक है। एक के ऊपर नंबर होता है, ये होता है कोडिंग का नंबर, ठीक है। ये दोनों साइड लगा देंगे ताकि बस ये स्लिप ही बताएगी ये शीट एक्चुअल में है किसकी, रमेश की, सुरेश की, सीमा की, गरिमा की, किसकी शीट है, ये नंबर ही बताने वाला है। ये नीचे आपका सब्जेक्ट का कोड है, जो भी सब्जेक्ट का कोड होगा आपका, और नीचे बैग नंबर होता है। बैग नंबर सीबीएसई को नीड होता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। इस बैग के अंदर सीबीएसई 200 के हिसाब से शीट्स फिल करके चेकिंग होने के लिए भेजता है। ये प्रोसेस है हमारा, ठीक है। तो ये कोडिंग होने के बाद अब क्या करता है सीबीएसई, शहर में हर सिटी के अंदर जो भी मोस्ट एक्सपीरियंस कुछ टीचर्स होते हैं उनको हेड इवैल्यूएटर का दर्जा देता है। हेड इवैल्यूएटर अपॉइंट करता है और उन्हें कहता है भाई ये मैं तुम्हें कुछ टीचर्स दे रहा हूँ, 15-20 टीचर्स, इनसे चेकिंग कराओ, इतनी नोटबुक्स की, जितनी नोटबुक्स होती है उसके हिसाब से टीचर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ये सीबीएसई ही करता है, कोई और नहीं करता। सीबीएसई बताएगा कौन कौन टीचर होने वाला है जो इवैल्यूएटर बनेगा और सीबीएसई की चेकिंग में जाएगा। जनरली जो लोग स्कूल में वर्क कर रहे हैं उन्हीं को ये काम दिया जाता है। आप सोचो कोचिंग वालों को ये काम दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जो स्कूल में वर्क कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर टीजीटी पीजीटीज हैं रिस्पेक्टेड, उन्हीं को ये काम दिया जाएगा। हर इंसान को ये काम नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखे जाना। स्कूल में काम करेंगे उनको ही ये मौका दिया जाता है, ठीक है। चलो, सो हेड इवैल्यूएटर के पास नोटबुक्स आएंगी। हेड इवैल्यूएटर्स अपने अंडर हर सेट के हिसाब से कुछ AHE रखेगा, अर्थात असिस्टेंट हेड इवैल्यूएटर्स। इन असिस्टेंट हेड इवैल्यूएटर्स के अंदर कुछ इवैल्यूएटर्स रहेंगे, ये अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। ये इवैल्यूएटर्स आपके नोटबुक चेक करेंगे। कैसे चेक होती है नोटबुक बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपकी नोटबुक आई, वो इवैल्यूएटर 1 चेक करेगा, ठीक है।
1 चेक करने के बाद उस नोटबुक को देगा इवैल्यूएटर 2 को, और इवैल्यूएटर 2 जिस नोटबुक को चेक कर रहा है वो देगा इवैल्यूएटर 1 को। ठीक है, इससे क्या होता है, हर एक कॉपी को 2 इंसान चेक करते हैं, इवैल्यूएटर 1 भी चेक करेगा, इवैल्यूएटर 2 भी चेक करेगा, कोई इशू वाली बात नहीं, दोनों इवैल्यूएटर चेक करेंगे। आपकी एक नोटबुक को 2 टीचर्स 2 इवैल्यूएटर चेक करेंगे। ठीक है, और इनमें से जो इवैल्यूएटर 1 इवैल्यूएटर 2 की नोटबुक हुई है चेक, उनमें से कुछ नोटबुक AHE चेक करते हैं और उनमें से भी कुछ नोटबुक हेड इवैल्यूएटर भी चेक करते हैं। मतलब एक्सपीरियंस एंड मोस्ट एक्सपीरियंस हर इंसान के थ्रू आपकी नोटबुक जाती है, ज़्यादातर केसेस में, सब केस में नहीं जाती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपकी नोटबुक इन 1 2 3 4 एटलीस्ट कम से कम 3 लोग तो चेक कर ही रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार, छोटी सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर ये इवैल्यूएटर 1 अनएक्सपीरियंस है और इवैल्यूएटर 2 भी अनएक्सपीरियंस है तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी। एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, CBSE ने चेकिंग या इवैल्यूएटर्स के कोई पर्टिकुलर नॉर्म्स नहीं रखे हुए। कोई भी इंसान जो CBSE स्कूल में वर्क कर रहा है, वो स्कूल बहुत अच्छा हो या एवरेज भी हो, हर उसका PGT इवैल्यूएटर में जाता है। ठीक है, अब अगर वो खुद टीचर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं है तो वो गलत चेकिंग कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये चांस पूरा है, चेकिंग गलत हो जाती है और बहुत बार होती भी है। ठीक है, कैसे उसको हम करेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए इवैल्यूएटर 1 इवैल्यूएटर 2 दोनों अनएक्सपीरियंस है, इन्होंने नोटबुक चेक करी, बच्चे को कुछ नंबर दे दिए। AHE ने इनकी नोटबुक चेक नहीं करी, AHE ने भी इनकी नोटबुक चेक नहीं करी, क्योंकि सारी नोटबुक HE एंड AHE चेक नहीं करते, कुछ परसेंटेज चेक करते हैं, सारी परसेंटेज चेक नहीं करते। चलो जी, यहाँ से इनकी नोटबुक, उस स्टूडेंट की नोटबुक, अच्छा बच्चा, इन्हें समझ नहीं आया, स्टूडेंट ने लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी हुई थी और इन्हें इतनी अच्छी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। हो सकता है, पॉसिबल है और बिल्कुल ऐसा होता है। नोटबुक निकल गई और फाइनल हो के चलो जी। ठीक है, अब फिलहाल इन्होंने नोटबुक चेक करी, उसमें एक ये केजिंग होती है। ठीक है, इसे कहते हैं केजिंग, ये पेज भी आपने देखा है, पहले होता है ना नोटबुक के अंदर पॉइंट टर्न करने के बाद पहला पेज ये होता है, केजिंग कहते हैं इसको। ठीक है, इस केजिंग में कुछ नहीं होता, जो अंदर नंबर दिए है ना उस नंबर्स को यहाँ पे मार्क कर दिया जाता है कि 1 पे 1 नंबर है, 2 पे 1 नंबर है, 3 पे 0 है, 18 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, 17 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं करा अपना, ये सब लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो जी, तो इसमें एक्चुअल में केजिंग के अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, केजिंग में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई रिपीट, केजिंग में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि केजिंग को चेक करता है कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट हेड कोऑर्डिनेटर है वो भी चेक करता है, मतलब केजिंग को चेक करने वाले 2 लोग हैं, तो केजिंग की होने की गलती होने के चांसेस कम है। केजिंग का मतलब है अंदर जितने नंबर दे रखे हैं बाहर उतने नंबर है या नहीं, बस ये चेक करना, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। जो टीचर ने मार्क्स दिए हैं वो सही दिए हैं या सही नहीं दिए हैं, क्या बच्चा इतने मार्क्स डिजर्व करता था या डिजर्व नहीं करता था। एक 6 मार्क के क्वेश्चन में सब कुछ करेक्ट होने के बाद 3 नंबर मिले हैं, तो क्यों मिले हैं, ये सब कोऑर्डिनेटर चेक नहीं करता। कोऑर्डिनेटर की चेक करने की जिम्मेदारी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है, प्रॉब्लम आती है बिल्कुल आती है, प्रॉब्लम आती है, होती क्या है बताता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपकी मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों। ठीक है, आपने रिजल्ट आया CBSE का, आपने देखा यार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, उसके बाद क्या था, CBSE कोई बात नहीं रिवैल्यूएशन करा लो, आप कहते हो ठीक है मैं रिवैल्यूएशन कराऊंगा, शायद मेरे मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है, आप स्टेप 1 लेते हैं, रिवैल्यूएशन का स्टेप 1 आप लेंगे। ठीक है, स्टेप 1 आप लेंगे तो स्टेप 1 का बच्चों नाम होता है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब पता क्या है, ये केजिंग चेक करना। बस CBSE क्या करेगी, अपने किसी भी क्लर्क को अपॉइंट करेगी, किसी भी क्लर्क को, किसी मतलब ये तो मैं एक किसी छोटे बच्चे से भी कहूँ, 6th-7th क्लास के बच्चे को कहूँ, वो भी करके दे सकता है। कुछ नहीं करना, बस वो देखेगा हाँ अंदर जितने मार्क्स है 1 मार्क्स, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 1 मार्क्स ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में 0 ठीक है, फोर्थ पे 0 ठीक है, बस ये केजिंग चेक करता है। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वेरिफिकेशन में CBSE पूरी नोटबुक दोबारा चेक करता है और बताता है यहाँ गलती है, इसको नंबर बढ़ा दो, इसको नंबर बढ़ा दो, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वेरिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी केजिंग चेक होती है, केजिंग के अलावा कुछ चेक नहीं होता, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में ओनली एंड ओनली 1 आउट ऑफ 1000 बच्चों के मार्क्स में वेरिएशन आती है। मतलब 1000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके मार्क्स में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के टाइम पर चेंज आ जाएगा, उसकी केजिंग गलत होती है, हो सकता है उसकी केजिंग में नंबर बढ़ जाए, ऐसा चांस हो जाता है, कभी कभी होता है, थोड़े चांसेस कम है। एक बार हमारे किसी स्टूडेंट का हुआ था, आप देखना वीडियोस पीछे दे रखी है, हमने प्रोवाइड कर रखी है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। एक बच्चे का ऐसा हुआ था और बाकायदा सच में हुआ था, और आई वॉज डेफिनेटली शॉक्ड टू नो एंड शॉक्ड टू हियर। उसके
जो मार्क्स दे रखे थे, बल्कि थोड़ा आपको भी सुन के अलग लगेगा, अजीब सा लगेगा, उस बच्चे के 80 में से 57 मार्क्स थे, ठीक है। उसने वेरिफिकेशन कराई, वेरिफिकेशन के बाद उसके मार्क्स 75 हो गए 80 में से। मतलब उसके मार्क्स की प्लेसमेंट ही रॉन्ग हो रखी थी, गलत चढ़ा रखे थे मार्क्स उसके, और उसके सीधा 57 से 75 हो गए। आप चेक करके देख लेना, उसके लगभग 26-27 नंबर बढ़े थे, इसी प्रोसेस में बढ़ गए थे 26-27 नंबर। ऐसा 1000 में से एक बच्चे के साथ होता है, हो सकता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ने की कोई उम्मीद मत करना बिल्कुल भी। वेरिफिकेशन के सीबीएसई पूरे 500 रुपये चार्ज करेगा, आपको करना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि आप बिना वेरीफाई कराए स्टेप 2 पे नहीं जा सकते। मेन मार्क्स बढ़ते हैं स्टेप 2 में। अब ये स्टेप 2 क्या है? आंसर शीट पीडीएफ। आप अपनी आंसर शीट की पीडीएफ मंगा सकते हैं सीबीएसई से। इसके लिए सीबीएसई क्लास 12th में 700 रुपये चार्ज करता है, ये तो 500 रुपये का स्टेप है हमारा, ठीक है। ये वाला 500 रुपये क्लास 10th का है और 700 रुपये क्लास 12th का है, ठीक है। स्टेप 700 रुपये देने पड़ेंगे सीबीएसई को, ये फीस है सीबीएसई की, नॉन रिफंडेबल फीस है, देनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। तो आपको आंसर शीट की पीडीएफ मिल जाएगी, आपके आंसर शीट जो भी आपने आंसर लिखे हैं उसकी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। उस आंसर शीट को अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा करा था और आपके सारे आंसर ठीक है, किसी एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर से चेक कराइए जिसके पास बोर्ड की चेकिंग का एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर नहीं है तो हमारे पास हर एक इवैल्यूएटर की टीम है पूरी। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना उस टाइम पर, ठीक है। सो आपको हम लोग एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर प्रोवाइड करा देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 8445201000 ये नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर मिल जाएगा। जो भी उनकी नॉमिनल सी फीस होगी आपको पे करनी होगी। ऑब्वियस ही बात है, एक्सपीरियंस इंसान कभी भी फ्री में काम नहीं करता। अगर कोई आपके लिए अपना टाइम लगा रहा है तो कुछ तो चार्ज करेगा फॉर श्योर, ठीक है। सो स्टेप 2 में आंसर शीट आपके पास आ जाएगी। आप अपने पेपर से, क्वेश्चन पेपर से, और जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है और एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर के जो माइंड से एफर्ट्स हैं, बेसिकली जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर अपनी आंसर शीट को चेक करेंगे और आप सीबीएसई को चैलेंज करेंगे स्टेप 3 में विद एप्रोप्रिएट रीजंस एंड स्पेसिफाइड मैनर। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आपको लगता है सीबीएसई ने इसमें मेरे मार्क्स काट रखे हैं जबकि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, इट इज अप टू द मार्क एज पर दिस बुक, दिस पेज, दिस पैराग्राफ। अगर आपको लगता है कि भाई ये पैराग्राफ के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, टीचर को इस बारे में नहीं पता था या टीचर को इस बात की नॉलेज नहीं थी, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। आप अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ता है। एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास मल्टीपल बुक्स हैं, 10, 20, 30 राइटर्स की बुक चल रही है अपना। हो सकता है इवैल्यूएटर जो चेक करने गया उसके पास एक बुक हो या 2 बुक पढ़ी हो उसने या 3 बुक पढ़ी हो और आप उसके अलावा कोई और बुक से आंसर लिख रहे हैं, गलती होने के चांस है। इवैल्यूएटर को हो सकता है समझ ना आए, वो मार्क्स काट दे। लेकिन आप चैलेंज कर लेना, बिल्कुल चैलेंज कर लेना कि भैया आपने ये आंसर सही से चेक नहीं करा, हमारा आंसर दोबारा चेक करो। आंसर चेक कराने के लिए, ठीक है, दैट इज रीचेक द आंसर, ठीक है। आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन सीबीएसई को देना पड़ेगा इसके लिए। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको सीबीएसई को देना पड़ेगा इसके अंदर। जितने क्वेश्चन आपको चेक कराने उसके पैसे दे दो सीबीएसई को, सीबीएसई दोबारा चेक कर देगा। अगर सीबीएसई को लगता है या आपकी जो डिटेल है जिसके हिसाब से आप मार्क्स मांग रहे हैं सीबीएसई से, वो सीबीएसई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है और सीबीएसई को लगता है, या जो भी रीचेकर सीबीएसई अपॉइंट करता है, इसमें रीचेकर अपॉइंट होते हैं बाकायदा, एक्सपीरियंस जो इवैल्यूएटर्स हैं उनको बुला के आंसर्स को रीचेक कराया जाता है। सीबीएसई की अपनी एक टीम है, एक अपना पैनल है, वो पैनल आपकी नोटबुक को रीचेक करता है, या केवी एनवी के जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनका एक बाकायदा पैनल सीबीएसई बनाती है जो आपके आंसर्स को रीचेक करेंगे। और इफ़ योर एक्सप्लेनेशन इज अप टू द मार्क देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट द करेक्ट मार्क्स फॉर योर आंसर। इसी पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में 1000 में से एक बच्चे के नंबर पड़ेंगे। स्टेप 2 में आंसर शीट मंगाओ। पहली बात तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो बहुत अच्छा करा था, टीचर ने जानबूझ के नंबर काटे हैं, तो इसका भी एटलीस्ट कम से कम सॉल्यूशन मिल जाएगा। और थर्ड स्टेप में आपको पता चलेगा, आपको लगता है कि कोई आंसर रीचेक कराना है तो रीचेक करा लो, कोई दिक्कत नहीं। और प्लीज़ एक मैं आपको कहूँगा, अगर आपको लगता है ना, जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत सारे रिवैल्यूएशन करे, पिछली बार हमने 250 से ज़्यादा बच्चों के रिवैल्यूएशन करे थे, ठीक है, और उसमें से अराउंड हमने पॉजिटिव रिजल्ट पाया। अराउंड 130 से 140 बच्चों की शीट में हमने वेरिएशन अपने एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर्स के थ्रू वेरिएशन लेकर आए हैं। और जो सबसे बड़ी वेरिएशन थी वो 17 मार्क्स की थी फिजिकल एजुकेशन की, और अलग अलग सब्जेक्ट में वेरिएशन थे। इंग्लिश में बहुत ऐसे बच्चे थे क्लास 10th के जो कि एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के चक्कर में फेल थे, वो पास हो गए। तो ऐसे भी कुछ केसेस हैं।
आप देखना कमेंट सेक्शन में आपको बहुत मिल जाएंगे। कुछ बच्चे जिनके 98 मार्क्स थे, 98 मार्क्स थे सब्जेक्ट में, उनके एक नंबर बढ़ने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए, 99 हो गए। तो ये केसेस हैं, बाकायदा ऐसे केसेस होते हैं। अपना मार्क्स बढ़ते हैं, ज़रूर बढ़ते हैं। सो बी पेशेंट। और आपका सीबीएसई का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जाएगा। रिजल्ट देखने के बाद घबराना मत, प्लीज़ 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 थोड़ा सा टाइमली हमें कांटेक्ट कर लेना, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ रिवैल्यूएशन में। क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन के अंदर सीबीएसई रिवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। रिवैल्यूएशन 2024 की सारी वीडियोस आपको लेटेस्ट कैसे क्या क्या करना है सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी। हमारी हेल्प हमेशा आपके साथ है। नंबर को याद रखना, ठीक है। और कॉल मत करते हैं, व्हाट्सअप कर देना यार, हम लोग खुद कांटेक्ट कर लेंगे, कोई टेंशन लेवा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट होप आपको ये डिटेल अच्छी लगी होगी। मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया कि कैसे कैसे आपके जो शीट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी अगर अच्छी चेक हुई तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और बता दूँ, इस बार सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट रहेगा वो फिजिक्स का रह सकता है, क्योंकि सबसे खराब पेपर फिजिक्स का रहा है। तो सीबीएसई इसमें मॉडिफिकेशन करेगा मार्क्स, बात चल रही है फिलहाल सीबीएसई की, इसमें मॉडिफाई करेगा मार्क्स को। तो लगभग 7 to 8 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और बाकी दूसरा इकोनॉमिक्स का रिजल्ट थोड़ा सा इस बार कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट से खराब रह सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी आपके क्या राय है मेरे इन वर्डिंग्स के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।